Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Times. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट थर्ड को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन। कल जहां तक हमने छोड़ा था कि ओल्ड रिजीम जो फ्रांस की थी उसमें मोनार्क की अथॉरिटी नहीं होती थी कि वो टैक्स को इम्पोज करे। उसमें क्या होता था कि एक ईस्ट स्टेट जनरल एक असेंबली हुआ करती थी, पॉलिटिकल बॉडीज हुआ करती थी, उसको वो सजेस्ट करके वो टैक्स इम्पोज करती थी नए। सिंस लुइस 16 जो था उसकी स्टेट की हालत बहुत ख़राब थी, तो वो चाहता था कि वो टैक्स को इम्पोज करे। उसने सेम प्रोसीजर क्या किया, स्टेट जनरल असेंबली को बुलाया और नए टैक्स प्रपोज करने के बारे में डिस्कशन बिठाया। 5 मई को ये चीज़ हुई थी जब उसने स्टेट जनरल असेंबली को बुलाया। ये चीज़ तो हो गई। अब उस जो असेंबली थी उसमें थ्री जो तीनों स्टेट्स थी, जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट्स के मेंबर आते थे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आते थे, थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव आते थे। तो अभी पहले क्या प्रोसीजर था कि हर एक स्टेट को 1 वोट मिलता था, सिर्फ डालने के लिए 1 वोट मिलता था। लेकिन अब उस हिसाब से जो जनरल असेंबली है की जो थर्ड स्टेट है उसका भी एक ही वोट मतलब डालना होता था। तो उस समय क्या हुआ कि ये जो स्टेट थर्ड स्टेट थी इसमें 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, और वो कौन थे? सिर्फ प्रॉस्पेरस लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे और वुमेन्स जो थे, ये सबको राइट टू वोट अलाउ नहीं किया था। इन 600 मेंबर्स में इनको अलाउ नहीं किया गया था। इसमें खाली प्रॉस्पेरस लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, बाकी इन सब लोगों को वोट करने नहीं दिया जाता था। तो क्या किया इन लोगों ने, जो थर्ड स्टेट्स थी उन्होंने कम से कम 40,000 लेटर्स का एक वर्ड्स का एक मतलब लेटर तैयार किया और उनकी सारी डिटेल्स दी कि हमारी क्या क्या डिमांड्स हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं पॉलिटिकल थिंकर रूसो फिर से, जिन्होंने अपनी जो बुक थी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर ये लिखा कि हर एक मेंबर जो था असेंबली का, इसमें उसको राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो ये चीज़ जब उन्होंने असेंबली में रखी तो किंग ने ये चीज़ मानने से इनकार किया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस स्टेट जनरल असेंबली को हम छोड़ देते हैं, और उन्होंने थर्ड स्टेट ने वॉकआउट कर दिया। वहां से वॉकआउट करते हुई जैसे उन्होंने वहां से निकल गए असेंबली से, और जून 20 को उन्होंने क्या किया कि एक वर्साई में एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां पे जाके इकट्ठे हुए ये सारे थर्ड स्टेट के लोग, और इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये पूरे फ्रांस के लोगों की डिमांडों को आगे रखने वाले हैं। और इन्होंने ये शपथ ली कि ये नेशनल असेंबली का संगठन करेंगे और ये नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी और वो होगा फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन। इस मोमेंट को आगे कौन बढ़ा रहा था, कौन लीडर कौन था? वो थे मिराबियू और एबी साइज। जो मिराबियू थे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और जो एबी साइज थे वो प्रीस्ट थे। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हो ही रही थी। पैरेलली क्या हुआ कि विंटर का सीजन आगे अप्रोच कर रहा था और यहाँ पे फसल फिर से खराब हुई, और मतलब फूड की स्कैरसिटी की वजह से वहाँ पे फिर हालात ख़राब हो गए। अब वो चीज़ से क्या हो गया, फूड के प्राइसेस बढ़ गए अगेन, फिर से लोगों को खाना नहीं मिला। ठीक है, लोगों को खाना नहीं मिला और फिर से वहाँ पे फ्रांस की बाकी सारी सिटीज़ में भी ये सारी चीज़ें हो रही थी। ये चीज़ें तो हो ही रही थी, साथ में एक और चीज़ अफवाह चल पड़ी कि जो किंग है वो उसने अपने पैलेस से, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से लोग भेजे, उसने एक ब्रिगेड भेजा और राइप क्रॉप्स को, पकी फसलों को बर्बाद करने के लिए उसने अपना ब्रिगेड भेजा। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे हुई। तो उस कारण क्या हुआ कि जो फ्रांस के वहाँ के पीजेंट्स थे उन लोगों ने क्या किया
अटैक किया और उसके मेंशन पे अटैक किया और वहाँ से फूड ग्रेन वगैरह चोरी किया। तो जब ये र्यूमर चल पड़ा कि जो किंग है वो अपनी ब्रिगेड को भेज रहा है राइप क्रॉप्स को ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ के जो लोग थे, पीजेंट थे, उन्होंने विद्रोह छेड़ा। उन्होंने वहाँ के मैंसर में गए और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ की और वहाँ का जो फूड ग्रेन वगैरह वो चोरी किया। ठीक है, तो जब ये सब चीज़ें हो गई तो लुइस किंग को पता लग गया कि लोगों में एक पावर, लोगों को उसकी सरकार की ड्रॉबैक्स के बारे में पता लग चुका है। अब उनने रिकग्नाइज कर दिया कि लुइस किंग ने रिकग्नाइज किया नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली को लुइस किंग ने 16 ने रिकग्नाइज किया और उसका मतलब ये था कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल असेंबली ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन अब गार्ड करेगा वहाँ की सरकार को, मोनार्की को। तो फ्रांस उस समय पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। उसके अलावा 4 अगस्त 1789 को जो फ्यूडल सिस्टम था वो अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया और साथ में टैक्सेस को भी खत्म कर दिया। अच्छा, साथ साथ में क्या हो रहा था कि जो नेशनल असेंबली थी वो बिजी थी अपने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन करने में, ड्राफ्ट बनाने में। उनका ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ 1791। ड्राफ्ट का मेन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि मोनार्की की पावर को कर्टेल करना है, ख़त्म करना है। और दूसरा ये था कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा थ्रू इमेज एंड यहाँ पे भी समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। पावर की डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर है वो डिवाइड करेगा, लेजिस्लेचर जो है उसको इलेक्ट करेंगे एक्टिव सिटीजन्स। और एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं? एक्टिव सिटीजन्स वो होते हैं जिनको राइट टू वोट मिला है और जो अपने 3 दिन की लेबर पे कर रहे हैं सरकार को, उनको एक्टिव सिटीजन्स बोलते हैं। वो इलेक्ट करेंगे पहले इलेक्टर्स को और वो लोग उनके बदले में इलेक्ट करेंगे नेशनल असेंबली के लिए मेंबर्स, 745 मेंबर्स को। वो रेगुलेट करेंगे किंग की एक्टिविटीज को और किंग आता है एग्जीक्यूटिव के अंदर। समझ आई? एंड फिर पैसिव सिटीजन्स वो होते हैं जिनको राइट टू वोट नहीं होता था। इनकी आबादी कम से कम 3 मिलियन थी और उसके बाद इसमें ना तो महिलाओं का रोल था कोई और ना ही तो बच्चों का था, ना ही यूथ का था जिनकी एज 25 साल से कम थी। ये तो हो गया। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी क्या किया हमको कि राइट टू लाइफ किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और बोला कि ये राइट हमें बर्थ से ही मिलेंगे हमको। लुइस 16 एक सीक्रेट नेगोशिएशन करते हैं किंग ऑफ प्रुशिया को। जब उसे ये चीज़ का पता लगा तो बाकी जो प्रुशिया था वो एक उसका नेबर कंट्री था और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन चल रही थी कि फ्रांस में ये सारी चीज़ें ऊपर आ रही हैं और वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रूप्स अपने भेजते हैं फ्रांस में। ये चीज़ होने को थी तो ये चीज़ होने से पहले ही नेशनल असेंबली को चीज़ ये पता लग गई और नेशनल असेंबली ने वोट किया ऑन अप्रैल 1792 को कि हम वॉर परस्यू करते हैं ऑस्ट्रिया और प्रुशिया किया गया। तो ये वार लोगों का था, किसके साथ? किंग के साथ और एरिस्टोक्रेसी के साथ। तो मतलब वॉलंटियर्स, बहुत सारे वॉलंटियर्स लोग आए, डिफरेंट सिटीज से आए, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाना गाने लगे और वो जो मर्सिलियस एक जगह थी फ्रांस की, वहाँ से बंदा है जो सबसे पहले वो ये नेशनल एंथम जो है फ्रांस का वो गाया था, मर्सिलियस। तो ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। साथ में क्या हो रहा था कि इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, ऑब्वियस सी बातें चीज़ें हो रही थी क्योंकि फ्रांस फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा था, इतना खर्चा हो रहा था जिसकी वजह से आम जनता के ऊपर सीधे सीधे असर पड़ रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया तब तक और उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स
जो दिए, पॉलिटिकल राइट्स जो दिए, वो खाली ये कहीं ना कहीं आम जनता को पता लग गया था कि जो पॉलिटिकल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन 1791 दे रहा है वो सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हेल्प कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी पता था कि ये वॉर आगे चलता रहेगा, ये वॉर आगे, ये रेवोल्यूशन जो है ये आगे चलता रहेगा। तो ये एक लोगों में जो थर्ड स्टेट के अंदर भी कहीं ना कहीं उन्हीं को बेनिफिट हो रहा था, जो अपर सेक्शन मोस्ट एजुकेटेड लोग थे उन्हीं को फायदा हो रहा था उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तो एक और मुहिम चल पड़ी, दैट इज पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लगे जो डिस्कस करने लगे इन सारी चीज़ों को, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ड्रॉबैक्स को डिस्कस करने लगे। एक जो फेमस पॉलिटिकल क्लब था उसका नाम था जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब का जो लीडर था उसका नाम था रॉब्सपियर, मैक्समिलियन रॉब्सपियर। बहुत ही फेमस क्लब बना। तो इनका एक खास पहचान थी, ये एक लंबे डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते थे, जैसे लंबा सा ट्राउजर स्ट्रिप्स वाला और साथ में रेड कैप यूज करते थे। ये जो जैकोबियन लोग थे ये सिर्फ लेस प्रॉस्पिरस लोग थे, मतलब स्लेव्स थे, आर्टिसंस थे, लेबरर्स थे, एग्रीकल्चर, जो पिछड़े हुए सोसाइटी के लोग जो थे वो इस जैकोबियन क्लब में आते थे। जैकोबियन क्लब ने एक और इंसर्क्शन डिसाइड किया जिसमें कि एक पेरिस में जब फूड की क्राइसिस बढ़ गई, जब फूड के प्राइसेस बढ़ गए, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होने लगा, तो शॉर्टेज जब होने लगी, तो उन्होंने महिलाओं के एक ग्रुप को मतलब उकसाया एक किस्म का, और उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट किया। उन्होंने भी वहाँ पे किंग के उधर जाके तोड़ फोड़ वगैरह करनी शुरू कर दी। अब जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या किया, इस रॉयल फैमिली को प्रिजन किया और इम्प्रिजन किया, ठीक है। और जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसका नाम अब कन्वेंशन रखा गया। ओके, तो इसके अलावा और क्या चीज़ हुई कि 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर 1792 को मोनार्क की जो थी एबॉलिश की गई थी और फ्रांस बन गया रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, जिसको आज कहते हैं। रिपब्लिक वो देश होता है जहाँ पे लोकल जनता उनके लीडर, उनके हेड को चूज करती है। उसके बाद लुइस 16 की जो सरकार थी वो ख़त्म हो गई और उसको फाइनली डेथ सेंटेंस हुई ऑन द 25 जनवरी 1793। ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम कल पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।